चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हाँ, जैसे ये नाम है ना, आपको ध्यान है बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं? तो फाइनेंस मतलब आपको ध्यान आता होगा, फाइनेंस का मतलब होता है पैसे। ठीक है ना, बिजनेस में लगने वाले पैसे वो फाइनेंस कहा जाता है। सही बात है, हम लोग सिंपल मीनिंग में यही कहते हैं। या हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग वे में उसे कहते हैं ना कैपिटल। बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसों की जरूर होती है वो जनरली बिजनेस का फाइनेंस कहलाता है, या हम लोग अकाउंटिंग वे में उसे कैपिटल कहते हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन अकाउंटिंग में उसे कैपिटल कहा जाता है। बिजनेस की लैंग्वेज में बिजनेस फाइनेंस या कहो कैपिटल, उसका मीनिंग काफी बड़ा है। तो पहले सबसे पहले हम लोग उसके मीनिंग से ही शुरू करें। तो बिजनेस फाइनेंस मतलब ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल मींस अमाउंट ऑफ कैश, एसेट, गुड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बरोबर ना? कि अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल का मतलब कहते हैं कि भाई बिजनेस में कोई भी कैश, एसेट्स, गुड्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि मालिक जो भी बिजनेस में अपनी जो भी चीजें लगाता हो, भले वो कैश हो, एसेट हो, गुड्स हो, तो वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं? कैपिटल कहलाती हैं। बट इन कॉमर्स, लेकिन अगर कमर्शियल वे में कहा जाए, मतलब कि अगर बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाए, तो कैपिटल इंक्लूड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस एंड द बोरोड फंड फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंस सोर्स। तो बिजनेस की लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब सिर्फ ऑनर की अमाउंट नहीं होती, मतलब ऑनर जो मालिक कितना पैसे लाया वो नहीं, लेकिन इसके अलावा मालिक ने अपने क्या कह सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए कितनी अमाउंट बोरो भी की है। बोरो मतलब कि बाहर से भी उसने उधार लिया है, वो भी कैपिटल में माना जाता है। आपको पता है ना, बिजनेस की ग्रोथ आज के टाइम में कितनी हो चुकी है। बिजनेस पहले के टाइम में खाली समझो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऐसे छोटे बिजनेस चलते थे जिसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जब से बनने लगी, तब से कैपिटल, तो कैपिटल की तो कोई लिमिट नहीं रही, इतने पैसे उस बिजनेस में लग जाते हैं। ठीक है ना? आज जैसी कंपनियां है ना, उन कंपनियों के अगर आप लोग अमाउंट देखो ना, तो जैसे कह सकते हैं ना कि हमने तो माइंड में भी ना सोची हो, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट उन कंपनियों में आ जाती है। कि जैसे कोई कंपनी ने शुरुआत की 100 करोड़ से, कोई कंपनी की टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ का है। अमाउंट इमेजिन कर सकें, ऐसी अमाउंट है ये, है ना? 100 करोड़, 500 करोड़, ऐसी अमाउंट। तो क्या बिजनेस में कोई भी इतना बड़ा बिजनेस अगर शुरू करना हो, तो ऐसे बिजनेस में मालिक अकेला इतनी बड़ी अमाउंट कलेक्ट कर सकता है? नहीं ना। कि अपने घर से आपको जो है वो छोटा सा बिजनेस, छोटी सी शॉप शुरू करनी हो, तो उसमें चलो भाई 3 या 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए एक छोटी सी शॉप शुरू करने के लिए। तो वो ठीक है कि अगर आपके घर पे पड़े हुए हो, कोई सेविंग हो सालों की, तो वो सालों की सेविंग लेकर आप लोग जो है वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, वो अपना पैसा, वो ऑनर फंड हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस कंपनी शुरू करनी हो, तो कि जिसकी शुरुआत ही भाई करोड़ों से होती हो, और वो भी 1-2 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट्स आती हो, तो ऐसे में अकेले मालिक, जो अकेला ऑनर हो वो, या तो पार्टनरशिप में 2 या 3 लोग हो ना, तो भी इतनी बड़ी अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस तो शुरू करना है ना, कि पैसे कलेक्ट नहीं होंगे तो क्या बिजनेस भी नहीं करेंगे? तो अगर बिजनेस करना भी है, पैसे हैं भी नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है? बोरोड अमाउंट लेनी पड़ती है, मतलब कि कुछ उधार लेना पड़ता है, बोरोड फंड जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसीलिए बिजनेस में कैपिटल का मतलब खाली मालिक के पैसे नहीं कहलाए, लेकिन मालिक ने अलग अलग सोर्सेस का यूज करके, अलग अलग सोर्सेस मतलब जहां जहां से पैसे मिल सकते हैं, उन सभी जगहों का यूज करके जो उसने बोरोड फंड भी कलेक्ट किया है ना, वो भी कैपिटल में आता है। सो सिंपल मतलब ये कहते हैं कि कैपिटल का मतलब ये कहलाया कि ऑनर फंड, बिजनेस का ऑनर फंड और बोरोड फंड, ये दोनों साथ में, मालिक के खुद के पैसे भी और साथ में उधार लिए हुए पैसे भी, ये उधार लिए हुए ना वापस चुकाने पड़ेंगे ना, वो दोनों ही कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है? या कैपिटल मीन्स द फंड रेज टू सेटिस्फाई द वेरियस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस की अलग अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी मनी नीड हो ना, मनी रिक्वायरमेंट हो, तो उन सबको पूरी करने के लिए, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई जहां जहां से फंड राइज होता हो, मतलब कि जहां जहां से पैसे मिलते हो ना, तो वो सभी पैसे कैपिटल कहलाते हैं, है ना। बिजनेस को चलाने के लिए जितने जितने पैसों की जरूरत हो, तो वो सब क्या कहलाता है, कैपिटल, बरोबर। या बिजनेस की लैंग्वेज में उसे कहें तो वो बिजनेस फाइनेंस कहलाए, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। और इतना बड़ा अगर बिजनेस चलाना हो तो उसके लिए इतना बड़े फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है ना। आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हो ना, छोटी सी शॉप शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए कोई जरूर नहीं है, आप लोग जो है वो सिर्फ ऑनर फंड से शुरू कर सकते हो, सिर्फ मालिक के पैसे से बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी शुरू करनी है, तो फिर आप सिर्फ बोरोड, मतलब सिर्फ ओनर फंड से नहीं चलेगा, उसमें बोरोड फंड भी कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। और अब जो है वो आप लोग बिजनेस की लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, आप ये बिजनेस के सब्जेक्ट अब सीख रहे हो, अकाउंटिंग, ये कॉमर्स। तो ये सब चीजें सीखने के बाद अब आपका जो माइंड है, जो माइंड सेट है, जो सोच है, आपके लिए भी बोल रहा हूँ कि वो भी अब छोटी मत रखना, है ना। कि आप लोगों को भी अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है, कि चलो जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो उसके लिए छोटा मत सोचना, आप लोग बड़ी कंपनी जैसा भी बिजनेस खुद शुरू कर सकते हो, है कि नहीं। और कैसे बिजनेस शुरू करना है, कैसे जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट कलेक्ट करनी है, तो समझो वही ट्रेनिंग आप लोग इस चैप्टर में सीखोगे। कि जब ऑनर जो है उसे अगर ये बिजनेस फाइनेंस कलेक्ट करना है, अपने पैसे अगर कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं, चैप्टर का नाम ही यही है ना, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो उसे पढ़ने के लिए नहीं, उसे प्रैक्टिकली भी माइंड में लेना आप लोग, कि अगर फ्यूचर में आपको भी कोई बिजनेस शुरू करना है ना, तो आपके पास इतने सारे रास्ते हैं अमाउंट कलेक्ट करने के, है कि नहीं। और जिससे आप कोई छोटा मोटा नहीं, कंपनी जैसा करोड़ों का बिजनेस भी आप लोग शुरू कर सकते हो, कि आप में इतनी ताकत है ये, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में प्रॉपरली हम लोग बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक देखें कि भाई कोई भी बिजनेस में इतने बड़े फाइनेंस की जरूर क्यों है। कि अगर बिजनेस चलाने के लिए इतने सारे पैसे चाहिए कि हमें बाहर से उधार भी लेना पड़ता है, बोरोड फंड भी हमें लेने पड़ते हैं, तो इतने फाइनेंस की जरूर क्यों है। हमारा टॉपिक ही यही आता है कि नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूर है। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ नीड लिखी गई है, कि जैसे सबसे पहला है फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। सही बात है ना, कि सबसे पहले तो बिजनेस शुरू करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट की जरूर है। क्योंकि अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, छोटी सी शॉप आपको शुरू करनी है, तो शायद इतने बड़े अमाउंट की जरूर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी शुरू करनी है, तो उसके लिए कितनी सारी जो है वो चीजें चाहिए। आप लोगों ने आगे के चैप्टर में कंपनी का पूरा प्रोसीजर समझा था ना, है ना, कंपनी के बारे में समझा था, उसकी टाइप्स, उसकी पूरी प्रोसीजर हमने समझी थी, कि जिसमें कंपनी अगर शुरू करनी हो तो उसके लिए कितनी लंबी प्रोसीजर होती है ना। इनके अलावा कि फिर उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भरना, गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन लेना, ये वो बहुत लंबी प्रोसीजर आती है, और इन सब के लिए भी काफी सारी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो एक बिजनेस शुरू करने के लिए ही इन पैसों की जरूरत चाहिए। दूसरा, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कि बिजनेस में फिक्स एसेट किसे कहते हैं, कि वो एसेट जो लॉन्ग टर्म हमें बिजनेस में चलानी हो, तो वो फिक्स एसेट कहते हैं। हम लोग अकाउंट में भी पढ़ते हैं ना ये, कि फिक्स एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में चलानी हो। जैसे कि कोई मशीनरी, कि ऐसी एसेट कि जिसे एक बार हमने खरीदा ना, तो बस उसे खरीद कर रख दिया, बार बार उसे खरीदने की जरूरत नहीं है, सालों तक वो एक ही चीज चलती रहेगी, तो वो फिक्स एसेट कहलाती है ना। जैसे बताया ना, मशीन होती है, बिल्डिंग होती है, तो ये सब फिक्स एसेट में आता है। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी आपको शुरू करनी है, तो उसमें एक दो थोड़ी, काफी सारी मशीन की जरूर होगी, है ना। अगर आपको कोई कपड़ों की अगर कंपनी शुरू करनी है, कोई कपड़े तैयार करने की, तो उसके लिए कपड़े बनाने वाली मशीन चाहिए ना। और वो क्या एक ही मशीन से पूरी कंपनी चलाओगे, नहीं ना। और एक एक मशीन भी कितने कितने लाखों की आती है। अगर सिर्फ शर्ट या जींस तैयार करने की भी मशीन चाहिए, तो वो भी लाखों की मशीनें आती है। और वो भी एक मशीन से काम नहीं चलेगा, अगर बड़ी कंपनी आप लोग शुरू कर रहे हो तो।
तो ऐसी फिक्स एसेट खरीदने के लिए भी हमें कैपिटल की मतलब बिजनेस फाइनेंस की जरूरत तो है ना, ठीक है ना। या इनके अलावा हमें लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, जमीन मकान खरीदना है जहाँ पे इतनी बड़ी आप लोग फैक्ट्री शुरू कर सको, तो उसके लिए भी तो ये चाहिए कि नहीं। तो ये सब किसके लिए हुआ, फिक्स एसेट खरीदने के लिए भी फाइनेंस की जरूर है। फिक्स एसेट के बाद दूसरा आता है, वो आता है करंट एसेट। कि फॉर करंट एसेट मतलब क्या, करंट एसेट मतलब कहलाता है कि जो डेली यूज के लिए जो भी एसेट मतलब जो भी चीजों की जरूर हो तो वो करंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है ना। डेली जैसे कि भाई सबसे ज्यादा जरूर होती है कैश की, कैश करंट एसेट में आता है कि नहीं। कि हमारे डेली जो भी वर्क होते हैं तो उसके लिए भी तो हमें चाहिए ना ये। अब डेली वर्क की अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर आप कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, कि बहुत बड़ा बिजनेस अगर कोई कंपनी आप शुरू कर रहे हो तो उसमें रोज के कितने सारे खर्चे होते हैं। कि जितने भी वर्कर्स हैं तो उन वर्कर्स के मेंटेनेंस के लिए या तो उन वर्कर के लिए कोई काम के लिए जो है वो पैसों की जरूरत पड़ती है, हर महीने सैलरी देना, लाइट बिल भरना, रेंट भरना, तो इन सब के लिए जो है वो पैसों की जरूरत पड़ती है ना। ये सब करंट एसेट कहलाते हैं। आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो अपनी कंपनी में तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना, उनके लिए दूसरी जो है वो चीजें तैयार करना आपके बिजनेस में, कि कोई भी अगर बिजनेस में कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च आ जाए तो वो मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना, है कि नहीं। कि कभी कुछ जो है वो क्या कह सकते हैं, बिजनेस में कोई चीज के डैमेज हो जाता है तो ये चीज रिपेयर करवानी, वो चीज रिपेयर करवाना, तो रोज रोज के खर्चे होते ही है कि नहीं, है ना। आप लोग कोई एक छोटी सी शॉप भी शुरू करते हो ना तो उस शॉप में भी रोज रोज के खर्चे होते ही हैं। आपके पेरेंट्स अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि उनके बिजनेस में रोज का कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। कि कोई जीरो खर्चे पे बिजनेस चलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए ऐसे करंट एसेट की जरूर है, मतलब उसके लिए भी जो है क्या कह सकते हैं, मनी की फाइनेंस की जरूर है ना जरूर। कि अगर रेगुलर फाइनेंस रहेगा तो ही वो बिजनेस चल पाएगा। इनके अलावा दूसरा, फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कि आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो क्या जिंदगी भर बिजनेस एक ही लेवल पे रखोगे, कि भाई मैंने अभी बिजनेस शुरू किया, चलो कि भाई 10 लाख से, एक छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो क्या बस मैं जिंदगी भर उसी 10 लाख से ही बिजनेस चालू रखूंगा। नहीं ना, मैं हर साल ये सोचूंगा ना कि यार मैं अपने बिजनेस का थोड़ा थोड़ा एक्सपांड करूं। कि आज 10 लाख का बिजनेस शुरू किया है तो चलो अगले साल में जो है वो उसमें 15 लाख का जो है नया बिजनेस शुरू करूंगा या कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना। अपने बिजनेस को हर साल एक एक लेवल ऊपर उठाता जाऊं। बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में तो सोचेंगे ही ना हर कोई, ठीक है। कोई छोटी सी कंपनी हो तो वो भी हमेशा सोचती है कि नहीं मैं आगे जाकर एक बड़ी कंपनी जो है वो बनूंगी। तो ऐसे बिजनेस के एक्सपांशन के लिए भी क्या चाहिए, सबसे पहले बिजनेस का फाइनेंस ही चाहिए। एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के लिए। कि पहले के टाइम में जो सब हैंडमेड वर्क होता था, अब सभी वर्क मशीनों से और कंप्यूटर से हो रहा है। तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन करने के लिए नई नई चीजें जो है वो बिजनेस में खरीदने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है ना, है कि नहीं। एंड दूसरा आता है फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट मतलब कि कोई अचानक से कुछ खर्चा आ जाए उसके लिए। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली बिजनेस के ऊपर इफेक्ट कर देती है। कि जैसे सडनली गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, है ना, सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई नया टैक्स रख दिया, जैसे आपको भी पता है ना अचानक से जीएसटी जैसा टैक्स आ जाता है ना। या फिर कि कभी तेजी या मंदी आ जाती है, या जैसे अभी जैसे प्रेजेंट में चल रहा है कि जैसे ये कोरोना जैसा अगर कोई टाइमिंग आ जाता है, तब उस वक्त बिजनेस को काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और ऐसे लिए इसमें अगर बिजनेस को टिका के रखना हो तो उसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस की जरूर है कि नहीं। आपको प्रेजेंट सिचुएशन पता है कि जैसे हमारे इंडिया में ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ हुआ ना, अब ये प्रेजेंट सिचुएशन ही है ना, कि इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन में 2 से 3 महीने ऑलमोस्ट बिजनेस बंद थे। तो 2 से 3 महीने बिजनेस बंद, इनकम सब बंद, तो उसके बाद घर का खर्चा और ये सब खाना पीना ये सब तो चालू ही था ना। तो वो सब खर्चा कहाँ से आएगा,
तो उसके लिए भी तो ऐसे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ना, कभी ऐसे एक्सीडेंटल अगर कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो, या कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है। हम्म, तो उसके लिए अगर बिजनेस को कुछ डैमेज हो, कि कोई बिजनेस की दीवार गिर गई, कोई कंपनी की दीवार गिर गई, है ना, या और कुछ नुकसान हुआ, तो उसके लिए भी तो फिर खर्चे की जरूरत पड़ती है ना। तो इसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है। और ऐसे खर्चे में फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कि आप कोई छोटा बिजनेस नहीं कर रहे हो कि आप चलो भाई कुछ हजार में जो है वो ये सब चल जाएगा। नहीं, यहाँ पर बड़ी कंपनी की बात चल रही है, बड़े बिजनेस की बात चल रही है, कि जहाँ पर हर एक खर्चे लाखों में और करोड़ों में होते हैं। तो इसके लिए ही तो प्रॉपर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ना हमें। अब क्लियर हो रहा है ना माइंड में। और ये जो फाइनेंस होते हैं ना, अब दूसरा टॉपिक देखें कि ये जो बिजनेस फाइनेंस है ना, उसे जनरली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि ये फाइनेंस को जनरली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आता है ऑनर फंड, और दूसरा आता है बोरोड फंड। कौन कौन सा? एक ऑनर्स फंड, मतलब कि मालिक का खुद का पैसा, खुद का लगाया हुआ पैसा, ठीक है ना, बाहर से उधार लिया हुआ नहीं, कि मालिक का खुद का पैसा, तो वो ऑनर फंड कहलाता है। और दूसरा आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब कि उधार लिया हुआ पैसा जो वापस चुकाना कंपलसरी है। बरोबर, सिंपल वे में ऐसे याद रखो कि ऑनर फंड मतलब वो कहलाता है कि जिसको वापस देना कंपलसरी नहीं है ना, मालिक का खुद का पैसा होता है कि अगर आगे प्रॉफिट हुआ तो फिर उसमें से जो है वो पैसे निकालेंगे, नहीं हुआ तो भी किसी को वापस देना नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? ऑनर फंड। और दूसरा बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जो उधार लिया हुआ पैसा, कि उसके बाद अगर बिजनेस में लॉस भी हो जाए ना, नुकसान भी हो जाए ना, तो भी अपने घर की प्रॉपर्टी बेचकर भी जो है वो पैसे चुकाना पड़े। याद है ना, आगे हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा कुछ पढ़ते थे। तो बोरोड फंड वो कहलाता है कि जिसमें कंपलसरी हमें पैसे जो भी उधार लिए हैं वो चुकाने हैं, ठीक है। और ऑनर फंड की बात करें ना, तो ऑनर फंड के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन प्रॉफिट और प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये आते हैं। ये ऑनर फंड कहलाए। हम लोग समझेंगे एक एक करके ये सभी टॉपिक। और दूसरा डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब बोरोड फंड में आते हैं ना। कमर्शियल बैंक, कोई बैंक से उधार लिया हो, ट्रेड क्रेडिट हो, या इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये सब किस में आते हैं? बोरोड फंड में, उधार लिए हुए पैसे। बरोबर। तो अब एक एक करके समझे ना, ये सभी पॉइंट हम लोग डिटेल में समझेंगे एकदम। लेकिन उनमें सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट आज समझे, फिर उसके बारे में डिटेल में तो कल समझेंगे। लेकिन पहले एक पॉइंट ये समझे कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पहले यहीं पर ही एक पॉइंट समझ लें, हाँ? तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कि देखो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं, और सबसे पहले शेयर किसे कहते हैं। अब ये ध्यान दो, आप लोगों ने शायद शेयर मार्केट के बारे में बहुत सुना होगा, है ना, सुना होगा ना शायद आपने, कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं। तो अब प्रॉपरली थोड़ी सी उसकी नॉलेज ले ले, तो है ना ये टॉपिक आपको समझने में और क्लियर होगा कि शेयर किसे कहते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल से समझो कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ की जरूरत है। कितना? 1 करोड़। वन के पीछे जो है वो 7 जीरोस है कि नहीं, कि इतनी बड़ी अमाउंट से ही जो है मैं बिजनेस शुरू करूंगा ना। कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए 1 करोड़ की जरूरत है, तो ये 1 करोड़ मेरे पास है नहीं। तो ये 1 करोड़ में क्या करूंगा पता है? कि अगर बैंक से लेने जाऊं ना, बैंक से उधार लेने जाऊं, तो उसके ऊपर ब्याज बहुत देना पड़ता है। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। बैंक चलो मुझे दे देगी 1 करोड़ रुपए उधार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उधार पैसों के ऊपर मुझे ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। कि बैंक मुझे फ्री में देने वाली है? नहीं ना। वो तो खुद के पैसे होते हैं, तो फ्री में कहला है ना, कि चलो मैंने 1 करोड़ ले तो लिए, अब मुझे जो है वो वापस देने ही नहीं है। सही बात कि नहीं? तो वो ऑनर फंड वो कहलाता है ना, कि जिसे वापस देने की चिंता नहीं है मुझे। तो ऐसे मुझे 1 करोड़ चाहिए और मेरे पास तो है नहीं। तो मैं कहाँ जाऊंगा पता है? जनरल पब्लिक से खरीदूंगा। जनरल पब्लिक, उनसे मांगूंगा कि भाई मैं पब्लिक को जाके कहूंगा कि मुझे 1 करोड़ की जरूरत है, और मुझे 1 करोड़ रुपए लाओ।
अब आपको हंसी आएगी शायद कि भाई पब्लिक कोई पागल बैठी हुई है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगी। हाँ, लेकिन सच में वो दे देगी। कब देगी पता है? कि हमारा जो शेयर मार्केट है ना, अब सुनना, शेयर मार्केट, कि वहां पर पहले मुझे अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहाँ जाकर? शेयर मार्केट में। वहां शेयर मार्केट में मैं अगर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ना, तो मैं 1 करोड़ के छोटे छोटे शेयर्स में वहां पर रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 1 करोड़ के छोटे छोटे शेयर्स। अब ये शेयर क्या होता है? तो शेयर और कुछ नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है। सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट कि जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि भाई मैंने इस इंसान से इतने इतने रुपए लिए हैं। ठीक है? अगर छोटे, अगर क्या कह सकते हैं, पहले थोड़े अगर छोटी लेवल पे समझे ना, कि सपोज आपका स्कूल का क्लास चल रहा है, ठीक है ना, फिर वो बड़ी लेवल पे जाते हैं, करोड़ पे। पहले छोटी लेवल पे समझते हैं कि आपके स्कूल का क्लास चल रहा है, कि आपके क्लास में क्या कहते हैं कि भाई कोई पर्सन को, कुछ, कोई स्टूडेंट को अगर कुछ पैसों की जरूरत है, समझो 1000 रुपए चाहिए, बराबर ना, 1000 रुपए चाहिए। तो अब स्टूडेंट के पास है नहीं, तो स्टूडेंट क्या करेगा पता है? कि वहां पर सभी क्लास के सामने, स्टूडेंट के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा और सभी स्टूडेंट को जाकर ये कहेगा कि देखो प्लीज, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, जिसको जितने बन सके ना उतने मुझे दे दो। और उसके बदले में मैं जो नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ ना 1000 रुपए से, अगर मुझे फायदा हुआ ना, तो मैं वो 1000 रुपए के 2000 रुपए करके तुम्हें दूंगा। मतलब जस्ट एग्जाम्पल है, 2000 नहीं, मैं थोड़े ज्यादा करके दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है? लेकिन अगर बिजनेस नहीं चला मेरा, तो हो सकता है आप लोगों को शायद कुछ भी वापस ना मिले। ठीक है ना? एक स्टूडेंट ने वहां पर सभी क्लास के सामने जाकर ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, जिसको जितनी इच्छा हो उतने रुपए मुझे दे दो। फिर अगर हुआ तो मैं आपको वो पैसे ज्यादा करके भी दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर शायद आपके पैसे डूब भी जाए, आपको पैसे ना भी मिले। तो चलो कि आपके क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं, उस 100 स्टूडेंट में से समझो कि आधे स्टूडेंट ने पैसे नहीं भी दिए, लेकिन हो सकता है आधे स्टूडेंट का जो है वो मन बदल जाए और उसकी, उनको ऐसा हो जाए कि चलो ना मैं जाके हेल्प करता हूँ, कि भाई इस बहाने जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई उसकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो उसके यूज में भी हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट ने कहाँ से पैसे कलेक्ट किए? कहाँ से? सभी दूसरे स्टूडेंट से ना। उसको 1000 रुपए मिल गए, सबने थोड़े, तो किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 60 रुपए दिए, तो उसके 1000 रुपए जमा हो गए। अब वो 1000 रुपए उसने लिए, क्या कहकर लिए? सभी स्टूडेंट को उसने क्या बोला कि भाई अगर हुआ तो वापस करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा, इस शर्त पे ना। सही बात है ना? तो इसका मतलब अगर बिजनेस में लॉस भी चला जाए ना, तो भी उसे वापस देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में कंपनी भी ऐसा ही करती है, कि अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए ना, तो उसमें वो 100 100 रुपए के, या तो 1000 1000 रुपए के, कितने भी हो ना, कि चलो 100 100 रुपए के वो क्या करेगी पता है? 10,000 या तो 1 लाख शेयर्स वो बाहर कर देगी। 100 100 रुपए के कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर वो बाहर रख देगी। बरोबर? तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। तो 130 करोड़ में से 1 लाख लोग तो होंगे ना, कि जो उस कंपनी को 100 रुपए दे देंगे, कि भाई मुझे अगर कोई कंपनी शुरू करनी है और ये 1 करोड़ रुपए अगर मुझे चाहिए, तो मैंने शेयर मार्केट में क्या कर दिया? वो शेयर रख दिए, 100 100 रुपए के शेयर। तो उसमें से आपने आपने अगर एक 100 रुपए का शेयर खरीदा, दूसरे किसी ने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा, तीसरे किसी ने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो इस तरह से कम 1 लाख लोगों ने अगर जो है वो 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना। और जरूरी थोड़ी है सब 100 100 रुपए के ही शेयर खरीदे। किसी ने 100 100 रुपए के 10 शेयर खरीद लिए, 1000, है ना, किसी ने 100 100 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए। तो कुछ भी हो ना, कोई ज्यादा कोई कम खरीदेगा, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल जाएंगे? 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा अपना बिजनेस चलाने के लिए। और किस शर्त पे पता है? किस शर्त पे? ये शर्त पे कि अगर मेरे बिजनेस को फायदा हुआ ना,
तो ये 100 रुपए के बदले में मैं आपको 110 रुपए रिटर्न करूंगा। कितने? 110 रुपए रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हुआ ना, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने सबसे 100 रुपए लिए, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन सामने मैंने शर्त यही रखी। ये शेयर की जो है वो कंडीशन यही आती है कि अगर फायदा हुआ ना बिजनेस में, मेरा अगर प्रॉफिट हुआ, बिजनेस अच्छा चल गया, तो 100 रुपए की जगह पे मैं सबको रिटर्न करूंगा 110 रुपए। ठीक है, या 120 रुपए, या ज्यादा जितना हुआ, जितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ उतना ज्यादा रिटर्न दूंगा। लेकिन अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस अगर डूब रहा है मेरा, तो मैं आपको कुछ भी पैसे वापस नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये शेयर ऐसी अमाउंट कहलाती है कि जिसे वापस करना कंपलसरी नहीं होता। ये है समझो बाहर से लिए हुए, उधारी लिए हुए, लेकिन उधार होने के बावजूद इसे ऑनर फंड कहते हैं, मतलब मालिक का पैसा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसे वापस देना कंपलसरी नहीं है। लिया भले उधार है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब जैसे मैं कोई बैंक से उधार लेता है 1 करोड़ रुपए, वो बोरोड फंड में आता है ना। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैंक से उधार लेता, तो मैं बैंक को बोल सकता, कोई बैंक को जाके ऐसा बोलेगा कि भाई अगर देखो प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं आपको सब पैसे वापस दे दूंगा 1 करोड़, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। कोई देगी बैंक ऐसे? नहीं ना, बैंक को तो कंपलसरी देना पड़ेगा ना। लेकिन मैं पूरी पब्लिक को बोल सकता हूँ, मैं पब्लिक को बोल सकता हूँ कि देखो भाई फायदा हुआ तो आपको भी फायदा होगा, लेकिन अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेंगे। और ऐसे में पता है पब्लिक कोई पागल नहीं होती कि हाँ चलो ना ले जाओ भाई, दान में ले जाओ, ऐसे नहीं। पब्लिक को भी पता होता है कि कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो लॉस के लिए थोड़ी करेगा। बिजनेसमैन ट्राई तो करेगा ही ना कि भाई फायदा हो, है कि नहीं? बिजनेसमैन तो हमेशा ट्राई करेगा ना कि फायदा हो। तो पब्लिक को पता ही होता है कि बिजनेसमैन और कुछ नहीं, 100 रुपए की जगह 101 रुपए वापस देगा, लेकिन 1 रुपया भी ज्यादा तो मिलेगा ना, मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं ना। है ना, 99% लोगों के पैसे शेयर्स में नहीं डूबते, लेकिन फिर बाकी तो एक नसीब कहलाता है। तो शेयर मतलब क्या, वो क्लियर हुआ ना। अब इन शेयर में भी ये दो टाइप आते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स डिटेल में तो आगे टॉपिक में समझेंगे ही, पहले सिंपल सा डिफरेंस समझ लो। इक्विटी शेयर वो कहलाता है कि जो समझो ट्रूली ऑनर फंड कहलाता है, मालिक का ही पैसा। इस शेयर में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती कि भाई मुझे अगर कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो इक्विटी शेयर खरीदूंगा या तो प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा। इक्विटी शेयर में वो होता है कि इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं होती कि आपको कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। कि भाई मैं अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए ना। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब रिटर्न मिलेगा, है ना, पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई भी चीज फिक्स होती नहीं है। कि बिजनेस को फायदा हुआ तो मुझे वो पैसे देगा, फायदा नहीं हुआ तो वो बिजनेसमैन मुझे पैसे नहीं देगा। ठीक है, उसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती। अगर बिजनेस डूब भी गया ना, तो भी हो सकता है उसके पैसे मुझे मिले ही नहीं, है ना। बिजनेस डूब गया तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि प्रेफरेंस शेयर क्या, तो प्रेफरेंस शेयर में ऑलमोस्ट चीजें फिक्स होती है। उसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स दिया जाता है, उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, और 99% प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस मिल जाते हैं। मैंने कोई कंपनी के अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदे हो ना, तो उसके पैसे मुझे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर, उसमें कोई भी फिक्स नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए ये शेयर्स के दो टाइप आते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में वो हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, और शेयर्स किसे कहते हैं वो क्लियर हुआ ना माइंड में, कि कैसे कोई बड़ी सी कंपनी अगर शुरू करनी हो, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में आगे के चैप्टर में और क्लियर करेंगे। आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसा कभी भी मत घबराना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूँ। जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता ना, तो वो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू कर देते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की नहीं, लेकिन हिम्मत की जरूर होती है, कि आपके कॉन्फिडेंस की जरूर होती है कि नहीं मुझे बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स के थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि पब्लिक से भी करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं, है ना।
और वो करोड़ों रुपए से अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा शेयर्स के बारे में। तो अब ये जैसे अभी तो सिर्फ बेसिक समझो नॉलेज ली, सिर्फ एग्जांपल समझा ऐसा ही। अब इनके बारे में और भी एग्जांपल्स और डिटेल में ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।